नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम आज बात करेंगे कि आज़ादी के 78वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस को हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमने लाल किले से प्रधानमंत्री के ऐलान को भी सुना और उसके संदर्भ में हमने अपनी राय को समझा और अपनी स्थिति को और अपने भारत की दूरदर्शिता को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मुद्दा आता है कि जब भारत आजाद हुआ था और आज तक अर्थात 78 वर्षों में भारत का आर्थिक विकास कैसा था, हम शुरुआत करेंगे आजादी के बाद से अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद से और बात करेंगे 2024 तक की। आइए इस मुद्दे पर बात करने से पहले इसके टाइटल को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत के 78 वर्षों की आर्थिक विकास यात्रा की कहानी। भारत के 78 वर्षों की आर्थिक विकास यात्रा की क्या कहानी है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। परिचय की बात करते हैं, अर्थात हम अपने विकास यात्रा को कैसे शुरू करें। तो आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसमें से एक है और भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रूप में बेताब है और अंगड़ाइयां ले रहा है। और भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वह यह भी बता रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत विश्व पटल पर अपनी मजबूत स्थिति को बढ़ाता ही चला जा रहा है। आजादी के समय सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए भारत का जीडीपी था। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद 2.7 लाख करोड़ रुपए का था। और जो नया स्वतंत्र भारत था, नव स्वतंत्र भारत था, उसके पास संसाधनों की भी कमी थी। आज हमारा भारत दूसरे देशों के लिए अन्नदाता के रूप में खड़ा है। आज हमारा भारत दूसरे देशों को लोन दे रहा है। आज हमारा भारत दूसरे देशों की सुरक्षा का जिम्मा ले रहा है। आज हमारा भारत चंद्रयान के रूप में अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को दर्ज करा रहा है। आज हमारा भारत रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन 78 वर्षों पहले का हमारा भारत ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया भारत, मुगलों के द्वारा लूटा गया भारत, टुकड़ों टुकड़ों में बटा भारत की कहानी बहुत ही दयनीय थी। आज भारत का प्रधानमंत्री बनना अर्थात बहुत ही कठिन काम नहीं था। लेकिन जब भारत के सामने चतुर्दिक समस्याएं थी, भारत समस्याओं से घिरा हुआ था, चाहे वह एकीकरण की समस्या हो, चाहे सीमाई समस्या हो, चाहे हमले की समस्या हो, चाहे सुरक्षा की समस्या हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे कृषिगत समस्याएं हो, चाहे शैक्षिक स्तर पर समस्याएं हो, इन सभी समस्याओं से जूझता भारत उस समय जब आजाद भारत था। आज परिस्थितियां बदली सी नजर आ रही है। वह तो धन्य मानिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के जितने भी हमारे पूर्वज रहे, हमारे अग्रणी रहे, उन्होंने भारत के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न किया जिसके एवज में हम आज सपना देख रहे हैं कि हमारा भारत 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत हो जाएगा। नए स्वतंत्र भारत के पास संसाधनों की भी कमी थी। हर आर्थिक बाधा को पार कर भारत बन गया दुनिया की 5वीं प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश। भारत अभी वर्तमान में सभी बाधाओं को, जितने प्रकार की आजादी के बाद तुरंत बाद नव स्वतंत्र राष्ट्र में जो बाधाएं थी उसको पार करते हुए वर्तमान में जो हमारा देश है वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और आगे आने वाले समय में हमारे भारत का लक्ष्य है कि वह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना झंडा गाड़े। आइए बात करते हैं आर्थिक विकास के पहले चरण की। आर्थिक विकास का पहला चरण कहां से प्रारंभ होता है? तो जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने देश की शुरुआती आर्थिक विकास के लिए अपनाया पहला समाजवादी मॉडल। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। बहरहाल अब योजना आयोग समाप्त हो गया है और उसके जगह पे हमने नीति आयोग को लाया है। नीति आयोग क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह बता दें कि जो नीति आयोग, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, वह न तो आयोग है, वह एक ऐसी संस्था है जो थिंक टैंक का काम करती है। वह सोचती है कि हमारा भारत कैसे और विकसित हो जाएगा। उस समय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था 15 मार्च का। और पहली जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया था। कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाए ताकि हम अन्न के मामले में, अपने पेट भरने के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। इसी को ध्यानगत रखते हुए पहली जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें सिंचाई और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी भारी उद्योगों का विकास किया गया। उसके बाद जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसके बाद इस योजना को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अपना काम कर रहा है। देखिए हमारा स्ट्रक्चरल विकास कैसे हो रहा है, धीरे धीरे विकास कैसे हो रहा है। पहले हमने सिंचाई और कृषि पर जोर दिया, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने जैसे भिलाई जैसे संयंत्र उद्योगों को और देशों की मदद से स्थापित किया, भारी उद्योगों पर हमने बल दिया। सच में देश में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, ढेर सारे लोग मारे गए थे। हरित क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न उत्पादनों पर आत्मनिर्भर बनाया गया था। 60 के दशक में 1966-67 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हरित क्रांति को अपनाया। हरित क्रांति किसी एक फसल विशेष पर आधारित या एक व्यवस्था विशेष पर आधारित व्यवस्था नहीं थी। हरित क्रांति एक, उसको हम कह लेते हैं, एक पैकेज था जो समुचित जो कृषिगत व्यवस्थाएं हैं उसको बदलने का काम करती थी। चाहे वो अन्न उत्पादन की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे खाद जो हम लोग रसायन खेतों में छिड़कते हैं उसकी व्यवस्था हो। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा उसी समय दिया था और हम एक खाद्यान्न में जो दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाले थे उसी की देन है, 1966-67 के बाद की ही देन है कि हम खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गए और दूसरे देशों को अन्न देने का काम आज हम करते हैं। आर्थिक विकास का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरे चरण में हमने उदारीकरण पर ध्यान दिया, लिबरलाइजेशन पर ध्यान दिया और 1980 के दशक में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1980 के दशक में प्रारंभ हो जाती है जब हम उदारीकरण को अपनाते हैं। आता है समय 1991 का। 1991 में हमने भुगतान संतुलन के संकट को झेला। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के सूझबूझ से भारत में वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप साधारण भाषा में यह समझिए कि हमारे देश की सीमा अब सीमा नहीं रही। जो भी देश है वह आए और भारत में अपना निवेश करे और उनके लिए जो पहले निवेश के जो तरीके थे, तौर तरीके थे, कानून थे, उन कानूनों को लचीला कर दिया गया। निजीकरण को बढ़ावा दिया, अर्थात जो काम सरकार के पास करने के लिए 5 रुपया है और उस काम को पूरा करने के लिए 10 रुपए की जरूरत है, तो सरकार ने कहा कि नहीं, पीपीपी मॉडल पर हम अपने काम को करवाएंगे ताकि उस क्षेत्र में भारत हमारा आगे बढ़ सके। उसी में भारत बन गया एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश और भारत की जो बाउंड्री अर्थव्यवस्था के लिए खोल दी गई, अर्थात कोई भी देश आकर उदारीकरण की नीति को अपना लिया गया। आप आइए और हमारे देश में निवेश करिए, हमारे देश का निवेश दूसरे देशों में हो और हम एक सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएं। तो जो हम आज यह देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे की अगर हम जड़ों को टटोलें तो हमें अपने 1991 और 1980 के दशक को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही एक नींव को जन्म दे दिया था कि आज हम इस अर्थव्यवस्था वाले मुकाम पर खड़े हैं। तीसरा चरण प्रारंभ होता है और इस चरण में देश में आईटी और सेवा क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो सर्विस सेक्टर थे उस पर हमने ध्यान दिया। 1990 के दशक के अंत में सूचना और प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास होने लगा। 21वीं सदी की बात करते हैं। 21वीं सदी में अत्यधिक तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का हमारे विकास हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ने लगा। कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत गिरावट आई, लेकिन 2-3 वर्षों बाद यह अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर लौट चुका है। अब आर्थिक विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई गई। आजादी के बाद से प्रति व्यक्ति आय में बहुत अंतर आ गया है। जनसंख्या के अनुपात में काफी कम थी रोजगार की दर। उस समय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 2005 में मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू किया गया कि जो मजदूर है वो अपने गांव में ही मजदूरी करेंगे और पैसा धन कमाएंगे। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मनरेगा जो आज तक का सबसे सफलतम कार्यक्रमों में से एक है, मनरेगा को 2005 में अपना लिया गया और हमारे यहाँ रोजगार की समस्या को हद तक समाप्त कर दिया गया। भारत में रोजगार की समस्या स्किल्ड बेस्ड है। अगर आपके पास स्किल है, कौशल है, तो आपको रोजगार मिलने में कोई कमी नहीं है। लेकिन जहां पर अनस्किल्ड है और कौशल की स्थिति है, वहां पर रोजगार की समस्याएं बहुत है।
तो जो मजदूर होते हैं, मनरेगा जो लाया गया योजना, मनरेगा योजना लाई गई वर्ष 2005 में, उसमें अनस्किल्ड जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने की व्यवस्था की गई और उनके गांव में ही, उनके अगल बगल पड़ोस में ही उनको वह रोजगार दे दिया गया और एक निश्चित रोजगार दिया गया, एक निश्चित मजदूरी दी गई जो श्रम के बदले दिया जाता है। तो मनरेगा आज तक चल रहा है और वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है और सर्वाधिक रोजगार देने वालों में से एक योजना है। 2014 में हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया कि जो हम खरीदेंगे नहीं, अब भारत में बनाएंगे। इसका भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। कि प्रमुख चुनौतियां क्या रही, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। देश की जनसंख्या के अनुरूप पर्याप्त रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है वह रोजगार की समस्या है। जब सरकारें आती हैं, सरकार बनने से पहले वादे किए जाते हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन इस मसले पर सरकार मौन हो जाती है, लोगों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, इसी को अगले चुनाव के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन स्थितियां अभी संभलने का नाम नहीं ले रही है। भारत में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी की स्थितियां ही भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। देश की जनसंख्या के अनुरूप में रोजगार नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी से अभी भारत मुक्त नहीं हो सका है। पुरुषों की तुलना में आर्थिक रूप से महिलाएं कम आत्मनिर्भर हैं। इसका मतलब आर्थिक निर्भरता के लिए भले ही सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अभी भी आर्थिक मामलों की अगर बात की जाए तो पुरुष ज्यादा आत्मनिर्भर है और महिलाएं आर्थिक मामलों में कम निर्भर हैं। सतत विकास की राह में भारत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, वह चाहे शैक्षिक चुनौतियां हो, चाहे सुरक्षा की चुनौतियां हो, चाहे सामाजिक चुनौतियां हो, राजनीतिक चुनौतियां हो, ढेर सारी चुनौतियां हैं। अभी आपने देखा कि भारत के जो हमारे छात्र हैं वह डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए बांग्लादेश और यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं, जो इसकी तुलना भारत से किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती है। वह स्थितियां कोई रही होगी जब भारत के लोग दूसरे देशों की तरफ अपना रुख करते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी, सुरक्षा की चिंता। भारत के जो नेबरिंग स्टेट हैं सबके साथ अभी भारत के रिश्तों में बहुत ज्यादा मधुरता नहीं है। अभी बांग्लादेश के साथ भारत का मधुर संबंध था, लेकिन वहां पर जो आरक्षण विरोधी बातें हुई, वहां पर तख्ता पलट हुआ, वहां के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई है और वहां पर जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, तो वह कहीं ना कहीं से भारत और बांग्लादेश के जो राजनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है और जो पड़ोसी के नाते जो अच्छे संबंध होने चाहिए, उस पर भी कहीं ना कहीं से एक दूरी बढ़ाने का काम करेगा। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ भी भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है। चाइना तो कब से भारत की नीतियों का पर्दे के पीछे से समर्थन नहीं करता हुआ आता है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्या कहना है आप जानते ही हैं। तो अगर हम सार्वभौमिक स्तर पर देखें, अपने भारत के जो नेबरिंग स्टेट है, भारत की स्थिति किसी के साथ बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है वर्तमान में। अब आगे की राह क्या होगी, आगे की राह को तलाशते हैं तो किसी देश की अर्थव्यवस्था ही उस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को निर्धारित करती है। अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश प्रति व्यक्ति आय उनकी अधिक होती है। आजादी के बाद से भारत की आर्थिक विकास की है और एक लंबी अवधि के बाद, एक लंबी और जटिल यात्रा के उपरांत भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी, वैश्विक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत को अभी विकसित राष्ट्र बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कहीं ना कहीं जो विकसित राष्ट्रों में होती है उसकी तुलना में बहुत ही नीचे है। तो इसलिए भारत अभी विकसित राष्ट्र की संकल्पना को देखना एक सपने के बराबर है, वैसा वो रिपोर्ट बता रही है। समग्र और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। और अगर हम समग्र और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नीतिगत विकास के मामले में हम सबको, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हमारी विचारधाराएं कुछ भी हो, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक मंच पर एकजुट होकर आगे आने की दरकार है, जरूरत है। सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो वह नीति बना दी उस पर भी कुछ संशोधन करिए। अगर सब लोग उससे राजी नहीं है, सब लोगों से आशय हमारा उन लोगों से है जो थिंक टैंक का काम करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो युवा हैं। यह रहा पूरा हमारा सेशन 78 वर्षों में भारत की आर्थिक विकास यात्रा पर। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प मुद्दों के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।